नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। और हम लोग डिस्कस करेंगे आज दो सवालों को। दोनों सवाल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हैं। आपको हिंदी भाषा और इंग्लिश में दोनों में दिया गया है। आपको वर्ड लिमिट दी गई है। हम बताएंगे कि आपको आंसर में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स कहाँ यूज़ करने हैं, आप डायग्राम कहाँ बना सकते हैं, और आपकी जो कॉपीज़ हैं उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है ना, हर क्वेश्चन के लिए कॉपी हम लोग रिव्यू करेंगे। चलिए, पहला सवाल हम लोग देखते हैं जो इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। पहला सवाल कह रहा है, वाइल द गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो सीएम होता है वो रियल अथॉरिटी होता है। मतलब कि गवर्नर के नाम पे केवल मुहर लगती है, सीएम एक्चुअल काम कर रहा होता है। इन द लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ सीएम इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सवाल एकदम सिंपल सा है। आपको इंट्रो में करना क्या है, आपको इंट्रो में बस बताना है कि जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। सीएम जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि सीएम का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम में सीएम का रोल क्या होता है, इंडिया में सीएम का रोल क्या है। आप इतना बता करके आगे बढ़ जाएंगे, आंसर को कंक्लूड कर देंगे पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, ये 10 नंबर का सवाल है। 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। क्लियर बात है? चलो शुरू करते हैं, आंसर को देखते हैं। इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि गवर्नर जो होता है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है और सीएम आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट बट सीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जिस तरह से सेंटर में हमारे यहाँ पीएम होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पर सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। अब आते हैं कि जो प्रोविजन है संविधान के उसके बारे में। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं करी गई है। आपने बस इंट्रो में जो सवाल का पहला लाइन है ना, उसको जस्टिफाई कर दिया। अपने इंट्रो में ये वाला जो पार्ट है इसको आपने जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद आप सीधे सेकंड लाइन पे आ जाएंगे कि सीएम का क्या रोल होता है गवर्नमेंट के, जो गवर्नर है उसके रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जो गवर्नर होता है वो केवल उन्हीं व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है मिनिस्टर के रूप में जो सीएम के द्वारा रिकमेंड किए जाएं, जो सीएम के द्वारा रिकमेंड किए जाएं। सीएम ही वो व्यक्ति होता है जो पोर्टफोलियो को एलोकेट करता है, उसको रिशफल करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, किस व्यक्ति को कौन सा मिनिस्ट्री दिया जाएगा, ये सब बातें सीएम ही डिसाइड करता है। सीएम के एडवाइस पर गवर्नर वहाँ पर काम करता है। सीएम किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए कह सकता है। अगर उस मंत्री ने रिज़ाइन कर दिया तो ठीक, वरना वो गवर्नर को एडवाइस दे सकता है कि इस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल मिनिस्टर से उसको हटवा दिया जाए। तो यहाँ पर जो मेन पावर है ना वो सीएम के हाथ में है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसकी मीटिंग को चेयर कौन करता है? सीएम। वही इसको प्रिसाइड करता है। इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाएगा, किस मुद्दे पर बात होगी, सारी बातें सीएम डिसाइड करेगा। सीएम सभी मिनिस्टर का जो एक्टिविटी है ना उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। मतलब जैसे कि अलग अलग मिनिस्टर के पास अलग अलग पोर्टफोलियो डिवाइड किया हुआ है, मगर किसी दो मंत्रालय के बीच में अगर कुछ कंबाइंड प्रोजेक्ट है तो उसके लिए सीएम वहाँ पर दोनों मंत्री के बीच में बातचीत करा सकता है, उनको कोऑर्डिनेट करवा सकता है। इसके लिए अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको जाना हो तो वहाँ पर सेक्रेटरीज भी होते हैं। ठीक है ना। तो एक बात और, सीएम अगर रिजाइन कर देता है तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो अपने आप कोलैप्स हो जाता है। उसके लिए अलग से किसी मंत्री को त्यागपत्र देने की जरूरत, रिजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सीएम जो होता है वो काउंसिल मिनिस्टर का हेड होता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो रिजाइन कर देता है तो पूरा मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है उसके डेथ पर भी। ठीक है ना। सेम काम सेंटर में भी होता है। अगर पीएम की डेथ हो जाती है, अगर पीएम रिजाइन कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो यूनियन कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है ऊपर का, वो सारा आपका डिसॉल्व हो जाएगा। सीएम गवर्नर को एडवाइस करता है कि जो राज्य का विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कब मिलेगा, कब वो मीट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि एक जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसका वायलेशन हो रहा है। एक तरह से एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहा है कि लेजिस्लेचर कब काम करेगा। लेजिस्लेचर का काम है ना एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो इस पर भी एक सवाल आपका अलग से बन सकता है कि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है, क्या वो सही है, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए।
सीएम रिकमेंड कर सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को कब डिसॉल्व किया जाए। क्लियर बात है। अगर सीएम चाहे तो जो इलेक्शंस हैं वो समय से पहले ही बुलवा सकता है रिज़ाइन करके, और जो कमीशन है ना उसको रिकमेंड करके चीज़ें। सीएम अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अपोजिशन इस पॉलिसी को रिव्यू करता है, उसको डिबेट करता है। सीएम ही होता है जो इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर होता है, एनडीसी का मेंबर होता है, और ये दोनों बॉडीज़ को पीएम चेयर करता है, पीएम हेड करता है। क्लियर बात है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर पीएम होता है गवर्नमेंट का मेन स्पोक पर्सन, वैसे ही स्टेट लेवल पर सीएम होता है गवर्नमेंट का मेन स्पोक पर्सन। मतलब कि कोई भी मुद्दा हो तो केंद्र पर पीएम को बोलना होता है, स्टेट लेवल पर सीएम को बोलना होता है। कोई भी आपदा आए, कोई भी क्राइसिस आए, डिजास्टर आए, तो सीएम ही क्राइसिस मैनेजर होता है पॉलिटिकल लेवल पर। ठीक है ना। अब इतना हो गया आपका रोल, और आप फिर आंसर को कंक्लूड करेंगे। आप यहाँ पर ये बताएंगे कि गवर्नर जो होता है ना वो केवल नाम का होता है, जो एक्चुअल वर्क होता है वो सीएम के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट की मदद से। क्लियर बात है। तो ये आपका एक आंसर हो गया, एक मॉडल जो स्ट्रक्चर है आंसर का वो हो गया। मुझे मेन ध्यान कहाँ देना है सवाल में? मुझे मेन ध्यान देना है कि जो सीएम का जो रोल है वो मैं कितना लिख रहा हूँ, क्योंकि यही सवाल का मेन पार्ट है। वो आपसे रोल ही जानना चाहता है, तो इस मुद्दे पर इस पार्ट को आप भर भर के कंटेंट लिखेंगे। क्लियर बात है। चलो आगे चलते हैं। आपके जो कुछ आंसर्स हैं उसको हम देखते हैं। आर्टिकल 167 on part of 6 of the constitution deals with the state legislature. It include governor, CM, council of minister and advocate general of the state. ठीक है। आपने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव सेंट्रल स्टेट लेवल पर क्या होता है। गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बिकॉज ही हेड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच बट डज नॉट हैव द पावर टू एग्जीक्यूट मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप इतना लिख करके छोड़ सकते थे, इतना लिख करके छोड़ सकते थे। सारा काम उसी के नाम पर होता है। ठीक है ना। while CM is the real head of the state because he hold real power and make important decision for the country. हाँ, country स्टेट लेवल पर होता है ना सीएम। चलो, तो इस इंट्रो में आपने इतनी लाइनें लिखी, आप 2-3 लाइन में चीज़ें सबमिट सकते थे। ठीक है ना। इतना हो जाता, फिर आप मतलब ठीक है, आंसर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ज़्यादा ध्यान अपने रोल पर दिया है, और आपने इसको डिवाइड भी किया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके रिलेशन में क्या रोल है सीएम का, जो गवर्नर है इसके रिलेशन में क्या रोल है सीएम का। ठीक है। इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर इसमें क्या रोल है सीएम का। बढ़िया। तो आप करना क्या ना, क्या आप यहाँ पर जो हेडिंग दे रहे हो, जैसे कि इसको आप डबल बॉक्स बनाओ, डबल बॉक्स के अंदर आकर के आप ये सिंगल बॉक्स बना करके देखो, ताकि जो एग्जामिनर है ना वो कॉपी चेक करते टाइम देखेगा नहीं कि आपने यहाँ पर हेडिंग बनाई है, आप बॉक्स बना दो, वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ से सब हेडिंग शुरू हुई है। ठीक है। इस तरह से आपका आंसर का स्ट्रक्चर बढ़िया है। ठीक है, अपने पॉइंट भी सफिशिएंट लिखे हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, करीब सारा पॉइंट हो गया। गवर्नर इज द डिजोर एग्जीक्यूटिव एंड चीफ मिनिस्टर इज द डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव, दस ही प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रिटिकल रोल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट सम एक्सटेंट गवर्नर डिस्क्रिमिनेटरी पावर इन्फ्लुएंस द रोल ऑफ द सीएम। ठीक है, बढ़िया आंसर है। ठीक है ना, आंसर ये वाला ठीक है। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दो सेंटर एंड स्टेट आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है ना, फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, मतलब कि जो पूरा पावर है उसको डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट लेवल पर। एक हमारा पंचायती राज का भी संस्थान है, तो वो भी एक टायर में काउंट होता है। कह रहा है कि जो पार्लियामेंट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उस पर क्या लिमिटेशंस हैं, उस पर क्या लिमिटेशंस हैं, आपको ये बताना है। ये सवाल आपका 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। आप करेंगे क्या, अपने इंटरव्यू में ये बता देंगे कि स्टेट और यूनियन के बीच में जो पावर है उसे किस तरह से डिवाइड किया गया है। क्लियर है। जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। फिर उसमें भी एक बात ये है कि जो पार्लियामेंट है ना इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, मतलब कि इसका द्वारा जो लॉ बनाया जाता है वो किस एरिया तक अप्लाई होता है। समझ गए बात। यहाँ पर जो टेरिटोरियल है ना ये मेन टर्म है, मेन कीवर्ड है यहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इसी पर फोकस करना है। ठीक है। क्या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ पूरे देश पर अप्लाई होता है, क्या देश के बाहर भी अप्लाई होता है, ये सब बातें।
क्लियर है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेट में, जैसे कि मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया स्टेट लिस्ट पर, ठीक है ना, और उस जैसे कि एक होता है ना कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो चलेगा। तो यहाँ पर आप ये बता देंगे कि स्टेट अगर एक और लॉ पास करता है, ठीक है ना, तो स्टेट और उसको प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाता है ना, तो स्टेट वाला लॉ वहाँ पर अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन हो गया पार्लियामेंट के पावर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते थे। तो इसका कोई खास चैप्टर नहीं है कि आपको केवल यहीं पे ये टॉपिक मिलेगा, आपको अलग लक्ष्मीकांत किताब में अलग अलग जगह पर कंटेंट इसका मिलेगा, उसको आप यूज़ कर सकते थे इस आंसर में, ठीक है। तो भारत में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशन है, फाइनेंशियल पावर जो है वो बांटा गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, क्लियर है। हम करेंगे क्या कि पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का जो टेरिटोरियल पावर है वो कहाँ तक जाता है। जैसे कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो वो लॉ पूरे देश पर, देश के किसी एक भाग पर भी काम कर सकता है, अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र नहीं किया गया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। अगर मैं कहता यूनियन ऑफ इंडिया तो यहाँ पर केवल स्टेट्स आते, सारे स्टेट्स आते, मगर टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है, स्टेट्स के साथ साथ जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वो भी आएगा, प्लस अगर कोई एरिया भारत में मिलाया जाता है वो भी आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हमने मिला लिया, या फिर कोई और टेरिटरी है पाकिस्तान का उसको हमने इंडिया में मिला लिया, तो वो जो पूरा एरिया है ना वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट होगा, क्लियर है। अगली बात ये है कि केवल पार्लियामेंट ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ बना सकता है, मतलब कि ऐसा लॉ जो देश के बाहर अप्लाई हो, मतलब कि भारत के लोग, भारत की प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पर है उन पर अप्लाई हो, क्लियर बात है, ठीक है ना। अगर वो भारत के बाहर रह रहे हैं तब भी उन पर वो लॉ अप्लाई होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा है ना वो देश के बाहर भी अप्लाई होता है एक तरह से। जैसे कि मान लो कि आप भारत के नागरिक हैं और आप गए हैं अमेरिका, आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली ना, तो आपसे जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो छीन ली जाएगी। आप हैं तो अमेरिका में, आप पर वो लॉ अप्लाई हो रहा है, समझ रहे बात। तो इस तरह से पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो लॉ है वो देश के बाहर भी, टेरिटरी के बाहर भी अप्लाई होगा। अब हम आते हैं कि लिमिटेशंस क्या है पार्लियामेंट का जो पावर है उस पर। पार्लियामेंट का ने जो लॉ बनाया है इसको लिमिट करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट आर्टिकल 240 के अंतर्गत 4 यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन 4 यूटी के लिए रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है ना। ये जो रेगुलेशन होगा उसमें लॉ के जैसा ही पावर होगा। जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है और ऑर्डिनेंस में लॉ की पावर होती है, उसी तरह से प्रेसिडेंट के इस रेगुलेशन में लॉ की पावर होगी। और ये रेगुलेशन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट को रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है उस यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट बोल सकता है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया ये वाला लॉ इन 4 यूटी पर अप्लाई नहीं होगा। पार्लियामेंट ये भी कह सकता है कि जो ट्राइबल एरिया हैं वहाँ पर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ पर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, वहाँ पर कुछ खास रूल्स बनाए जाएंगे। पार्लियामेंट का जो लॉ है वो यहाँ पर इस लिमिटेशन के साथ अप्लाई होगा, क्लियर बात है। दूसरी बात, गवर्नर के पास भी पावर है पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करने का। गवर्नर अगर चाहे तो ये बता सकता है कि उस राज्य का जो शेड्यूल एरिया है ना वहाँ पर पार्लियामेंट का कोई स्पेसिफिक लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो उस मॉडिफिकेशन, उस चेंज के साथ अप्लाई होगा जो गवर्नर कहेगा। मतलब कि गवर्नर के कहने से पार्लियामेंट का लॉ थोड़ा सा बदल करके अप्लाई किया जा सकता है वहाँ के शेड्यूल एरिया पर, क्लियर बात है। तो ये पावर, गवर्नर का ये पावर पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करता है, ठीक है। गवर्नर जो है ना आसाम के, वो सेम काम कर सकते हैं जो ट्राइबल एरिया आसाम में है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का और गवर्नर का ये पावर पार्लियामेंट के टेरिटोरियल पावर पर लिमिटेशन लगाता है। समझ गए बात। आखिर में आप चीज़ों को कंक्लूड कर देंगे बढ़िया से। आपका आंसर देखते हैं एक, यहाँ पर जो आंसर है, द प्लेनेटरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू सेम स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये तो गोल हो गया, 370 तो खत्म हो गया ना। द लिमिटेशन ऑन द टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर, ठीक है, बक्सा बनाइए यहाँ पर बक्सा बनाइए। होता क्या है ना, आपका जब प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, दिखता है कि हाँ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का एक जो पार्ट है ना वो डील कर रहे हैं। सच अ रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सा रेगुलेशन? सच अ रेगुलेशन मतलब कौन सा रेगुलेशन? जैसे कि आपको पहले बताना पड़ेगा ना कि जो प्रेसिडेंट जो बना रहा है रेगुलेशन वो कौन सा आर्टिकल, जैसे कि मैंने बताया ना मैंने कि आर्टिकल नंबर 240 आपको लिखना पड़ेगा कि आर्टिकल नंबर 240 के अंतर्गत जो बनाया गया रेगुलेशन प्रेसिडेंट, उसके बारे में बात कर रहा। इट में ऑल्सो रिपील और अमेंड। तो ये जो आंसर है ना थोड़ा सा इशू है इसमें, ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं इन दोनों पॉइंट से। आंसर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था आपका, ठीक है। चलिए, तो ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान सवाल नहीं था ये वाला, क्योंकि आपको इसका आंसर किसी खास चैप्टर में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ होना चाहिए एक बार। क्लियर है? तो डेली आपको 2 सवाल मिल जाया करेगा। मैं क्लास लूँगा मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। बाकी जो दिन है सौरभ सर क्लास लेंगे, आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे। क्लियर बात है? तो जो दोनों की जो आंसर राइटिंग स्किल है मेरी और सौरभ सर दोनों की, वो आप सीख सकते हैं। आंसर का प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी बात है। आप डेली बस 2 आंसर लिखिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे आपके मार्क्स बहुत ही बेहतर आएंगे मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, हम तो डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।